अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। माया नाज और मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना केस अब बड़े ताख़ीर के बाद दोबारा खुला है और ये तब खुला है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि उस वक्त इस पूरे मामले के एक तरह से गोया पायनियर थे, उन्होंने दोबारा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब एक चार्ज संभाला है। दोबारा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले उन्होंने ये बहैसियत जस्टिस मोअज़्ज़िज़ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को टेकअप किया था, और अब जब ही हैज़ टेकन अप एंड अज्यूम्ड चार्ज ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द एपेक्स कोर्ट, तो उन्होंने ये मामला दोबारा उठाया है। और बड़ी दिलचस्प समात नाजरीन आज के रोज़ हमने देखी है। कुछ वो पार्टीज थी जिन्होंने इस मामले में नजरसानी दरख्वास्त दायर की भी थी, वो आज पीछे हटती हुई नजर आई हैं अपने उस मौक़िफ़ से। क्या वजह है, क्या मामलात उनके साथ बदले हैं उन तमाम पार्टीज़ के साथ जो उन्होंने इन मामलात में अपनी नजरसानी की दरख्वास्त थी वो वापस ले ली है? क्या कुछ बदला है इस पूरे अरसे में और इन तमाम सालों के दौरान जब से वो मामला टेकअप किया था फ्रॉम देन टिल नाउ? कुछ इन मामलात पे रोशनी डालेंगे और सियासी एतबार से एक बात करेंगे और एक इस अहवाल को हम लोग ख़ास तौर पर आज फोकस रखेंगे कि तमाम तर लोगों के खिलाफ अब ऐसा मालूम होता है कि केसेस खुल रहे हैं। एक तरफ पीटीआई चेयरमैन जो है मजीद मुश्किलात में धंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब जो जेआईटी है उसने भी बाकायदा तौर पर कह दिया है कि वो और उनके तमाम जो खास तौर पर ख़वातीन जो कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बाकायदा पाई गई हैं मुंसलिक, और उनका बाकायदा किरदार बड़ा सामने होकर अफर्म हो गया है 9 मई के वाक़यात में और 9 मई के तमाम तर आसन में। अब ये मामलात कितने प्रॉब्लमेटिक इन डेज टू कम हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, उसके लिए और उनके चेयरमैन के लिए, जो कि अभी खासे डोलड्रम्स में नजर आते हैं। इन अहवाल पर बात होगी, लेकिन नाजरीन बाकियों के लिए भी कोई अच्छी खबर इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि दोबारा रेडार पर आ गए हैं एंटी करप्शन वॉच डॉग के, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो आउटगोइंग जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने बिल्कुल अपने आखिरी रोज़ में शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट अपना सुनाया था, जो उन्होंने पीटीआई चेयरमैन की हुई दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था, नैब तरमीम को जो चैलेंज किया हुआ था, वो मामलात अब दोबारा खुल गए हैं और दोबारा से तमाम जो वो सियासतदान हैं, क्या उनके लिए भी आगे आने वाले जो दिन हैं वो काले बादलों की गोया मानद होंगे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन फैज़ाबाद धरने के हवाले से कुछ चीदा नुकात हैं, वो आप देखते चलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस में अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं, खासा मासूमाना और अहम सवाल है जो कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने मोअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। वफाक के साथ साथ पीटीआई, पेमरा और आईबी, ये वो कुछ पार्टीज़ हैं नाजरीन जिन्होंने अपनी जो पिछली नजरसानी की दरख्वास्तें थीं वो वापस ले लीं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहती, जिसके ऊपर खासा एक दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ दोनों इतराफ से। फैसले पर नजरसानी अपील जब दायर की गई उस वक्त हुकूमत और थी, अटॉर्नी जनरल। पहले किया गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब किए फैसले में गलतियां ख़त्म हो गई। चीफ जस्टिस ने यह सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने अली ज़फ़र से सवाल किया कि आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है, क्योंकि ठीक है वफाकी हुकूमत तो चेंज हो गई है लेकिन पीटीआई तो बहैसियत पार्टी चेंज नहीं हुई है। अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस केस में फ़रीक नहीं बनना चाहता, अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मोअज़्ज़िज़ अदालत की ऑब्जर्वेशन, यहाँ जो भी हो कहा जाता है, मिट्टी पाओ लोग मर जाएं, मिट्टी पाओ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, बहुत अहम नाजरीन रिमार्क और बहुत एक अहम समात, जो कि ऐसा लग रहा था कि मनो कुछ तरह के प्रेशर्स के तहत दफन हो गई है, लेकिन दोबारा से ये जो केस है ये रीओपन हुआ है। आगे इसका क्या फ्यूचर होगा, इसके सियासी पूरे जो एक इस वक्त एक मंजर है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब क्या समेत पीटीआई चेयरमैन के दीगर भी सियासी जमातें अपने आप को उतनी ही प्रॉब्लम में पाती हैं, खासतौर पर तब जब गैलप सर्वे में तमाम तर सियासी जमातें अपनी मकबूलियत सिर्फ 39% दिखा चुकी हैं। तमाम मामलात पे फौरी तौर पर वापस आएंगे, लीगल और पॉलिटिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स के साथ आफ्टर अ ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम मामले पे आज रोशनी डालते हैं और सियासी पर्सपेक्टिव्स को बिलखुसूस शामिल गुफ्तगू इस पहले सेगमेंट में करते हैं कि क्या
सियासतदानों की साख बतौर मजमूई इस वक्त मुतासिर नजर आती है। हर कोई अपने आप को प्रॉब्लम्स में देखता है और अगर ऐसा हो रहा है तकरीबन हर प्रॉब्लम्स के ऊपर नैब के और जो करप्शन वॉच डॉग है उनके स्याह बादल मंडला रहे हैं, तो ऐसे में इलेक्शंस 2024 में किस तरह का मैंडेट लेकर या किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तमाम तर लोग? तमाम तर इस ज़रूरी बात पर गुफ्तगू करने के लिए दो बहुत पर्टिनेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस वाली खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहिबा नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं तमाम तर बहस में। वेरी वार्म वेलकम टू यू सहर साहिबा एंड थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आयशा गुल अलई साहिबा नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वंस अगेन अ वेरी ओपिनियनेटेड वॉइस फॉर आवर कंट्रीज पॉलिटिक्स। वेरी वार्म वेलकम टू यू आयशा साहिबा, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ सहर कामरान साहिबा आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि अब जो नैब के नोटिस गए हैं और जो मामलात रीओपन हो रहे हैं करप्शन के, आप लोग कह रहे थे कि PMLN को एक फेवरेट जमात का स्टेटस दे दिया गया है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब यानी कि आपकी पार्टी के को चेयरमैन, उनके साथ साथ इसहाक डार साहब का भी नाम इसमें शामिल है और वो भी अपने आप को एक प्रॉब्लम में देखते हैं, और मिफ्ता साहब का भी नाम है, शाहिद खाकान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है। तो ये PMLN भी कोई कंफर्टेबल पोजीशन में तो नहीं है, तो क्या ये आपका क्लेम गलत साबित हुआ? शुक्रिया मुन्ना। सबसे पहले मैं कहूंगी कि नैब और नैब के नोटिसेस और नैब की हरेसमेंट कोई नई चीज तो है नहीं। सवाल तो मेरा जो एक बहुत मासूमाना सवाल है कि ये बताएं कि जब इतने अरसे ज़ेरे हिरासत रखते हैं और कोई चीज प्रूफ नहीं कर सकते, तो क्या नैब को अपनी कारकर्दगी का जायजा भी लेना चाहिए? ये बहुत जरूरी है। देखिए, बात यह है कि आसिफ अली जरदारी मुल्क छोड़ के कहीं नहीं गए। आसिफ अली जरदारी इसी मुल्क में मौजूद रहे। आसिफ अली जरदारी नैब के ज़ेरे हिरासत रहे। आसिफ अली जरदारी को नैब के ज़ेरे हिरासत ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। आसिफ अली जरदारी अडियाला जेल में रहे और वहां पे उनको इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया। मोला, मैंने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी नैब के ऊपर जो है वो एक रिसर्च रिपोर्ट थी जिसको मैंने जो है वो इसको जो है कंपाइल किया, जिसके अंदर की नैब जो है, और मैं समझती हूँ कि मेरी रिपोर्ट से ज्यादा आला अदलिया के इसके पर भी बड़ी ऑब्जर्वेशंस हैं कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस वक्त जो ये नैब के नोटिस एकदम इतना मीडिया हाई, क्या ये कैरेक्टर असैसिनेशन का इदारा है? यानी अगर नैब को अपनी कारकर्दगी इतनी ही बेहतर थी तो मुझे कोई जवाब देना कि आपने ज़ेरे हिरासत रखा आसिफ अली जरदारी को और आप कुछ प्रूफ नहीं कर सके और आपने उनको बदतरीन हालात में रखा, आपने उनके हकूक, जो इंसानी हकूक जो कि आइन गारंटी करता है, आपने उनको पामाल किया। अब एक दफा फिर इलेक्शन की बात, हम इलेक्शन मांगते हैं, आप नैब ले आते हैं। यानी ये क्या बात है कि नैब जो है क्या कोई मुझे तो लगता है नैब का भी फरमाइशी प्रोग्राम है कि जी। अच्छा सहर साहिबा, एक बात समझने में प्लीज में हमारी मदद कीजिएगा कि आपका ये जो गिला है ये गोया किसके खिलाफ है? आपका ये गिला, आप कह रहे हैं हम इलेक्शंस मांगते हैं तो आप नैब ले आते हैं, ये आप किससे मुखातिब हैं सहर? मैं तो नैब के इदारे से ही मुखातिब हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या इस बात को हम डिनाई कर सकते हैं जो है मोना, क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि तैयबा गुल का कोई वाकया हुआ था? क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि तैयबा को जो है वो एज अ होस्टेज रखा गया वज़ीर आज़म हाउस में? क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया गया? क्या हम इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि नैब की विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की फेस करती रही? तो देखिए, बात यह है कि कैसा क्या मुल्क के अंदर बाकी इदारे नहीं हैं जो कि इस किस्म के मामला की तहकीकात करेंगे? बार बार नैब और अच्छा, एक सहर साहिबा, एक बड़ा अहम मामला है, आपने बहुत अपना इनिशियल रिमार्क अपना माशाल्लाह दबंग अंदाज में किया है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट पे जो यानी आपकी जो फॉर्मर अलाय गवर्नमेंट थी उस पर यह भी बात आती है कि इतना एक जिसे कहते हैं ना संगीन मामला था और इस किस्म की फ्लेमेबल एक एक्यूजिशन थी कि बाकायदा एक खातून को हॉस्टेज रखा गया था PTI दौर में, फिर उनके जरिए वीडियोस निकाली गई थी और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया था। आई डोंट थिंक योर फॉर्मर गवर्नमेंट टुक अप दिस मैटर एज इट शुड हैव। इसकी क्या वजह है, क्या मामला है, मैं आपसे जानूंगी, बट आयशा साहिबा आपका इस पे क्या ख्याल है? क्या तमाम तर पॉलिटिशियंस अपना किया भुगत रहे हैं, इसीलिए तकरीबन हर पार्टी ही नैब के केसेस के हवाले से अपने आप को प्रॉब्लम में देखती है, सिवाय मेरा ख्याल है PMLQ के, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब तो एक मामले में हैं अभी जेल में, लेकिन उसके अलावा जो आपकी प्रेजेंट डे क़यादत है यानी चौधरी शुजात हुसैन वगैरह, वो तो बड़े कंफर्टेबल हैं। तो मतलब क्या उनके अच्छे रवाबित विद द पावरफुल कॉरिडोर्स ये मामला है, या फिर देव ऑलवेज बीन क्लीन
और उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं है, ये मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना साहिबा प्रोग्राम में प्लेजर प्लेजर। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है और ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, क्योंकि जब तक यहाँ पर दो किस्म के पाकिस्तान होंगे, दो जहाँ पर एक तरफ जेल में जो है वो देसी मुर्गियाँ और मटन वगैरह की डिमांड की जा रही है एक कैदी की तरफ से, कैदी नंबर 804 की तरफ से। कैदियों बेचारे जो गरीब और मजबूरी के उनके साथ और सलूक है, तो और पूरी जो उनके वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस चोरियों को उसके पर्दा रखने के लिए और उनका जो है वो पाने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि वो ये जो सिलसिला है वो अब रुकना चाहिए। अगर पाकिस्तान को अपनी तरक्की देना है, अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट को और पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने जो है वो उनको अपलिफ्ट करना है। मैं बहुत अच्छा इसको समझती हूँ कि नैब के जो केसेस हैं, मैं ये अगर किसी सियासतदान ने कुछ नहीं किया तो उसको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे खिलाफ नैब के केसेस चले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के खिलाफ, तो मेरे खिलाफ एहतसाब ब्यूरो ने नैब में कंप्लेंट्स भेजी गई पीटीआई की तरफ से, लेकिन मेरे गांव तक वो चले गए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं और ना ही मुझे कोई खौफ था, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको जो है वो कोई किसी इदारे को धमकाने की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से ये चीज जो है ये आवाम अब समझती है। तो आपका ये इम्प्रेशन आपको मिल रहा है आयशा साहिबा कि आपको लग रहा है कि इदारों को धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आपने मुझे क्वेश्चन करने की कैसे जुर्रत की? देखिए, ये तो मैं एक पॉलिटिशियन या एक सियासी जमात की बात नहीं करती, ये हमेशा से पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान का ज़वाल शुरू हुआ है वो इसी वजह से शुरू हुआ है कि जो ताकतवर मनसब पर बैठे अवामी ओहदे पर बैठे होते हैं, तो वो उसके ऊपर तो क्वेश्चन होगा। आप पब्लिक एक्सचेकर का जो आपके टैक्स का पैसा आपके पास होता है, अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, किसी ने कोई उंगली उठाई है, तो आप अकाउंटेबिलिटी दें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह, बजाय बुरा मनाने के। और ये जो नैब में एक मेरे ख्याल से अमेंडमेंट्स हुई हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में पिछली 16 माह में कि 50 करोड़ से 50 करोड़ को ज्यादा मतलब कम जो है उसकी आप इन्वेस्टिगेशन वो नैब नहीं करेगा। इस बात पे मुझे भी रिजर्वेशन थी, क्योंकि अगर 1 रुपए भी आपने पब्लिक का जो है उसको स्टील किया हो या उसमें कोई, तो फिर तो ये कामयाबी हुई आयशा साहिबा, पीटीआई चेयरमैन की कामयाबी हुई ना, क्योंकि उन्होंने ही तो चैलेंज किया हुआ था ये मामला। नहीं, पीटीआई चेयरमैन तो खुद माशाल्लाह इसी गंगा में धोए हुए हैं, क्योंकि इसी तो शाखाना के केसेस भी उनके ऊपर चल रहे हैं और माशाल्लाह जो जिस तरीके से अलकादर यूनिवर्सिटी का जो है वो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है, और इसके अलावा जो उन मालम जब्बा के केसेस हैं, हेलीकॉप्टर के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, और शौकत खानम के मेरे ख्याल से जो फंड्स के मिसयूज है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया इंस्टेड तो ईसीपी में चला है मामला। जी जी। और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उनकी भी यानी अकाउंट्स उन्होंने कंसील की इलेक्शन कमीशन से, जिसके ऊपर एक्शन फरमाते हैं कि कोई क्या जुर्म है कि उन्होंने किया है। तो बात यह है कि, और मैं पीटीआई चेयरमैन को पीटीआई के वर्कर से अलग रखना चाहती हूँ। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो तो एक फॉलो कर रहे थे, वो एक बयानिया को फॉलो कर रहे थे, उन बेचारों में तो कोई करप्शन नहीं थी। मैं पीटीआई की चेयरमैन की बात कर रही हूँ कि उन्होंने जो है वो अकाउंट्स को कंसील किया। उनका जुर्म ये है कि कानून में आप अकाउंट्स कंसील नहीं कर सकते। आप फॉरेन फंडिंग कहाँ से लेते रहे, स्टेट बैंक में आपकी सबूत आते रहे, तो जब तक अकाउंटेबिलिटी को हमारा। लेकिन आयशा साहिबा दूसरी तरफ से वो ये लोग कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं, उनका कोई बंदा खैर बैठा नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये तो सारे लोग ही पकड़े गए हैं सिवाय हमारे, तो यानी कि ये सारे लोग ही इस मामले में गोया मुलविस से सिवाय हम। ये उस वक्त पीटीआई चेयरमैन ने जब ये केस फाइल किया था तो उस वक्त वो इसमें नहीं आ रहे, मतलब तोशाखाना केस उनके खिलाफ नहीं चला था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ भी जो है वो खुल गए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो जो है पोजीशन से नीचे आ गए थे। तो उसके बाद जो मैं आयशा साहिबा इस आपके नुक्ते नजर पे वापस आती हूँ, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसके खिलाफ उस वक्त उनके खिलाफ तो शाखाना केसेस जो है वो सामने नहीं आए थे, तो अब वो अपने ही जाल में वो भी फंस चुके हैं, क्योंकि उनको भी अब जवाब देना पड़ा। ठीक है, आप कहती हैं अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं, और ये सहर साहिबा का भी इस पे व्यू जरूरी है, और आयशा साहिबा से इस सेंस में कि ये जो तैयबा साहिबा का मामला था,
आयशा साहिबा क्या इस बात से एक इत्तेफाक रखती हैं कि ऐसी कोई चीज़ हुई होगी कि एक खातून को हॉस्टेज रख के, क्योंकि पीटीआई तो आखिरी दिन तक इन तमाम तर इल्ज़ामात को डिनाई करते रहे। आई थिंक आयशा साहिबा विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस, बट आफ्टर अ ब्रेक ये तमाम मामला पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दोनों खवातीन की तरफ ये बहुत ज़रूरी मामला लेकर दोबारा जाती हूँ, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने एक बड़े इंपॉर्टेंट जंक्चर पर ये मामला लीव किया था। सहर साहिबा, आपसे मैं पहले पूछना चाहती हूँ कि आयशा साहिबा को आपने सुना, वो कहती हैं कि नैब केसेस और ये तमाम इंक्वायरीज उन्होंने भी भुगती हैं। जब उनको गोया ये कि प्रेशराइज करने की उस वक्त कोशिश की जा रही थी और उन्होंने जब पीटीआई छोड़ी थी, तो जिसने करप्शन नहीं की उसको इसका सामना करना चाहिए बगैर इदारों को डराए धमकाए। आपका इस पे क्या व्यू है? इसको क्या एक धमकी के एवज भी देखा जा सकता है कि जब आपने जैसे बात आपने भी की ना कि जब हम इलेक्शंस मांगते हैं हमें नैब दे देते हैं? देखिए, बात ये मोना, कुछ हकाइक को हमें सामने रखना पड़ेगा। पहली बात ये कि ऐसा तासुर पैदा करना कि अगर नैब ना हो तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। नहीं, अकाउंटेबिलिटी के मुतलका इदारे हैं, FIA है, दीगर इदारे हैं जो अपना काम करते हैं। यानी नैब का मतलब तो ये आप देखें कि नैब के नोटिस जोर शोर से इशू हो रहे हैं, नैब पे हाजिर जोर शोर से जो है उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये नालायक इदारा कैरेक्टर असोसिएशन का भी इदारा है, और ये एक ऐसा इदारा है कि जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी इदारा है। और सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिशियंस, यानी आप ये देखें कि ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली तो बाद में पता चला कि वो बेगुनाह थे। ठीक है, असातिज़ा जो है उनको हथकड़ियां लगा के पेश किया गया। जब मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी उस वक्त तक 13 अफराद नैब की तहवील में या नैब की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। देखिए, आज दोबारा ये एक तासुर देना जी इतने करोड़ से नीचे नैब का केस नहीं जाएगा, इसलिए कि भाई अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं। क्या आप उनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं या आप उनके पे शकूक और शुबहात जो है वो पैदा करना चाहते हैं? और क्यों इस किस्म का एक माहौल पैदा किया जाता है कि जहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो एक जो उनका वकार है उसको निशाना बनाया जाए? बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या किसी की जिंदगी वापस ला सकते हैं? लेकिन आप बहुत आपने वजह फरमाई है ये वाली बात सहर साहिबा, लेकिन ये कि आपके टाइम पे भी किसी भी तरह की जो विक्टिमाइजेशन है वो तो गलत है। आपके मुखालफिन या आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि आप जब हुकूमत में थे, PMLN के साथ अलायंस में थे, आप लोग इन तमाम तर चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेते थे। लेकिन वो ये कहते थे, आपको पता है टुवर्ड्स द लास्ट डेज जब आपकी पार्लियामेंट के एंड से पहले कि लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही थी, आप एंड तक यही कहते रहे कि नहीं हमारा इससे ताल्लुक नहीं है क्योंकि एक्चुअल तो प्राइम मिनिस्टर PMLN के हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है मोना, पीपल्स पार्टी का तो बहुत ही एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। हम तो ये कहते थे कि जो है किसी भी ऐसा इदारा जिसको टूल बना के जो है कुछ मुफाद हासिल किए जाएं। आप ये देखें कि एक जो है वो मीर शकील रहमान गिरफ्तार रहे, यानी कितने लोग को मतलब किस किस को गिरवाए, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन गिरफ्तार है। ये वो नाम थे जिनको हमने हमेशा इज्जत और वकार से देखा। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि नैब की छुरी सब पे चली और उसके बाद जो है हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो बात है कि आप जो कह रही है, पीपल्स पार्टी तो चाहती थी कि नैब का जो है कवानीन बहुत पहले पास हो। उस वक्त शायद जो है इसके ऊपर बाकी एक इत्तेफाक राय नहीं हो सका, क्योंकि सारी बात है ये जो एक इस किस्म की लेजिस्लेशन है इस पर इत्तेफाक राय होना बहुत जरूरी है। हाँ। उसके बाद जब ये हो गई तो अब दोबारा जो है इसको रिवर्सल किया जा रहा है। क्या PMLN इसके आड़े आई थी सहर साहिबा इस इत्तेफाक राय के या नहीं? देखिए, उस वक्त बिल्कुल आई थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त शायद सबके जहन में ख्याल ये था कि टारगेट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये जो नैब की छुरी है ये बार बार पीपल्स पार्टी पे चलेगी और ये कोई नई चीज नहीं है। ये एहतसाब की और ये एहतसाब ब्यूरो के और ये जो है वो सैफुर रहमान के और वो तमाम जो है, मैं बाजी पे नहीं जाना चाहती, ये तल्ख हकायक हैं। और आप ये देखें कि आपने आधी से ज्यादा जिंदगी साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इन्हीं जो है केसों को भुगतते हुए जो है वो राइट। मैं मुझे इजाजत दीजिएगा सहर साहिबा, ये मैं मामला आयशा साहिबा की तरफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंटली लेके जाऊं। आयशा साहिबा, आपने भी एक खास नौयत के इल्जामात के तहत PTI से राहें जुदा की थी, और ये जो तैयबा गुल साहिबा का मामला था कि उनको हॉस्टेज रखा गया और बहुत सख्त तरीन इल्जामात थे, मतलब
शायद ही इस नौयत के इल्जामात हमने पहले सुने हों या देखे हों। आपको लगता है कि पीडीएम गवर्नमेंट ने उस पर इनफ एक्ट किया था? क्योंकि वो तो एक दफा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला आया और फिर बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे मनो रेत तले दब गया हो वो मामला। रही हैं जो रेटरिक है उसके बरक्स जो है जब इनकी गवर्नमेंट पावर में होते हैं तो उस वक्त वो एक्शन नहीं लेते। और तैयबा गुल का जो केस था वो बिल्कुल एक सीरियस केस था। अगर वो सीरियस ना होता तो चेयरमैन पीटीआई उनके खिलाफ कोई हद तक इज्जत का केस करते अगर वो ना डरते। तो यकीनन उसमें सच्चाई थी। और तैयबा गुल को जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनको एक अगवा एक तरह का किया गया, तो ये पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके लिए एक बाइस शर्म बात थी। और मोटिव क्या था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मेरे चेयरमैन नैब को जो है वो ब्लैकमेल करूं कि वो मेरे खिलाफ जो उनके खिलाफ केसेस थे, हेलीकॉप्टर के केसेस थे, मालूम जो हेलीकॉप्टर क्योंकि वो एक गरीब और कर्जदार मुल्क में जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे वो रिक्शा की तरह इस्तेमाल करते थे हेलीकॉप्टर को। इसके अलावा यानी सैलाब ज़दगान के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता था, जो सैलाब में फंसे हुए लोग होते थे, लेकिन वो जलसों में जाते थे। बिल्कुल सही है आयशा साहिबा, लेकिन आपकी व्यू में इसकी वजह क्या बनी होगी कि तैयबा गुल वाले मामले पे ये तो इनके ओपोनेंट के खिलाफ मामला था ना, आई मीन पीडीएम पीपल्स पार्टी के, तो इसके ऊपर इनफ एक्ट क्यों नहीं किया गया इन योर व्यू? मोना साहिबा किसी के खिलाफ एक्ट करने के लिए आपको मतलब मैं किसी के एक की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन आपको तब आपको ऑनेस्टी जो है वो ब्रेव बनाती है, आपको ऑनेस्टी जो है वो आपको करेज देती है। जब आप में खुद कोई गलती ना हो तो फिर आप दूसरे पर भी आज़ादी से हाथ डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये, आज सब लोग कह रहे हैं कि नैब ये कर रही है, नैब वो कर रही है, तो नैब तो मुशर्रफ साहब के दौर से था, उसके बाद कितनी हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो आप नैब के इदारे को खत्म कर देते, लेकिन आप लोगों ने इस इदारे को ना खत्म किया, ना इस पे आपने कोई रिफॉर्म्स। और आप कह रही हैं कि इनकी ऑनेस्टी पे भी तमाम तरह ये जो पॉलिटिकल अलायंस रहा है, आपको उसके ऊपर भी शक व शुबात आप इजहार कर रही हैं कि अगर ऑनेस्टी होती तो फिर खत्म कर दिया होता ना, ये कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नैब आप मैं नहीं कह रही, ये तो उनके मतलब एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मतलब आपकी जो एक्शंस हैं वो आवाम देख रही होती, ये बात सही है। आप जो है अगर आप कहते हैं, देखिए हमारे मुल्क में एक तो पॉलिटिसाइज किया गया है जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, एक तो हमारे पॉलिटिशियंस ने, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑन दिस वन, लेकिन ये कि हाँ सैर साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी। देखिए मना, बात ये है कि ये काम जो है हुकूमत ने नहीं करने होते, मुतलका इदारों ने करने होते। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि 16 महीने जो आप बात कर रही हैं कि पीडीएम की या कोलिशन हुकूमत थी उस वक्त, तो उस कोलिशन हुकूमत में जो चैलेंजेस थे रोजाना आप ये बताएं कि किस किस्म के वाकयात नहीं हुए। कभी इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, कभी 9 मई का अफसोसनाक वाकया हुआ, कभी जो है वो धरना आ रहा है। यानी कि आप वहां पर ज्यादा उन दीगर वाकयात में आप लोग कंज्यूम रहे। मेरे पास प्रायोरिटीज और नेशनल इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। वक्त की किल्लत है नाज़रीन, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इस मामले को आगे उठाएंगे क्योंकि बड़ा प्रेसिंग इशू है एंड व्हाई, बट दिस इज लेस टॉक्ड ऑफ। थैंक यू टू द लेडीज। अगले सेगमेंट में वापस आते हैं कुछ लीगल एक्सपर्टीज के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस खुसूस सेगमेंट में दो बड़े लीगल बिग विग्स के साथ हम लोग बात करने लगे हैं और दो बहुत अहम मामलात पे। एक तो फैजाबाद मामला जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट जमा कराई गई और मौजूद चीफ जस्टिस ने बहुत अहम रिमार्क्स किए जैसे हमने इब्तिदा में आपको बताए और आपसे अर्ज किए। और दूसरा मामला नाजरीन नैब के मामलात, क्या हर तमाम तर पार्टीज के ऊपर स्याह बादल अकाउंटेबिलिटी के वैसे ही मंडलाने लगे हैं और दैट टू अमिड ये कि नवाज शरीफ साहब की वापसी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तमाम तर मामले पे बात करने के लिए जनाब इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, साबिक मिनिस्टर फॉर अकाउंटेबिलिटी। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। जनाब अजहर सिद्दीक साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इन तमाम तर इंपॉर्टेंट तरीन मामलात पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और वेरी साउंड लीगल एक्सपर्ट। वेरी वॉर्म वेलकम टू यू टू सर। इरफान कादिर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। नवाज शरीफ साहब की सर वापसी होने वाली है, क्या ये ऐन मुमकिन है कि जो आखिरी दिनों में फॉर्मर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जो वर्डिक्ट एक दे के गए थे, नैब तरामीम को उन्होंने स्लैश डाउन कर दिया था और स्वीट एंड शॉर्ट वर्डिक्ट दिया था,
क्या वो नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है सर, और क्या PMLN उसको चैलेंज भी कर सकती है गिवन द न्यू चीफ जस्टिस इज इन प्लेस? देखें, वो शॉर्ट एंड स्वीट वर्डिक्ट जो है वो किसी तरह भी अब वो नवाज शरीफ साहब के रास्ते में हायल नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून है ये तकरीबन ऑलमोस्ट बहाल हो चुका है, और इसका फाइनल डिसीजन जो है वो भी अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ही आ जाएगा। तो इसलिए ये जो मियां नवाज शरीफ को ये राइट होगा कि स्पेशली ये जो कानून है ये भी चैलेंज हो जाएगा। ये जो उन्होंने नैब का कानून उड़ाया था, तरमीम जो उड़ाई थी पिछले चीफ जस्टिस ने, तो वो भी सेट असाइड हो जाएंगी। तो ये जो भी रुकावट उन्होंने क्रिएट की थी, या ये जो उन्होंने अपनी तरफ से कोई बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश की थी अपनी मर्जी के बेंचेस बना के, तो ये कोई इतनी रुकावट नहीं बन सकेंगे नवाज शरीफ साहब के रास्ते में। वेरी वेल। अजहर सिद्दीक साहब, ये चेंज ऑफ हार्ट PTI की तरफ से भी एक फैजाबाद मामले पे हुआ है, क्योंकि नजरसानी दरख्वास्त जो दी हुई थी, कहते हैं PTI के तमाम तर हरीफ जब 1 पेज था और 1 पेज इंटैक्ट था, तब तो वो नजरसानी की दरख्वास्त फैजाबाद मामले पर दी और फिर अब उसको वापस भी ले लिया। तो ये चेंज ऑफ हार्ट सर PTI का आप कैसा देखते हैं? बुनियादी तौर पर बात है कि मौजूदा वहाँ उस वक्त जो उन्होंने, तो उस वक्त के जो हालात थे वो नजर आ रहे थे, अंदाजा नहीं था कि इस वक्त क्या रोल है। अब तो हर चीज क्लियर हो चुकी हुई है, अब हर एक का रोल डिटरमिन हो चुका है, नजर आ रहा है क्या क्या रोल है। तो अब इसलिए हम समझते हैं कि वो जो फैसला है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। सिर्फ हमने नहीं है, यानी PTI को मत सिर्फ एक्यूज किया जाए, इस पे तकरीबन सारों ही ने कह दिया है, इवन पैमरा ने, वफाकी हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत ही चाहे सही, उन सब ने सारे मामले में अपना नुक्ता नजर रख दिया सामने, और मामला अब 2 लोगों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब उस फैसले को सामने रखते मेरा ख्याल अगर अमल दरामद हो, अब चूंकि फैसला रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, तो बहुत से सवाल अब उठेंगे कि उसके बाद जो जो एक्शन हुआ है, जो जो इस वक्त पैमरा कर रहा है, जो जो हालात सामने रखे हैं, जो जो PTI के साथ ट्रीटमेंट हुआ है, वो तो बहुत से सवाल छोड़ जाएगा। एक बात मैं जो इरफान कादर साहब ने नैब के कानून के हवाले से मर्जी के बेंचेस, ये अच्छा नहीं लगता इस बात को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक बेंच बनने थे और ये बेंच पहले का बना हुआ था। ये बेंच कोई ताजा तरीन बेंच नहीं था, ये बेंच सुप्रीम जब नया कानून आया उससे पहले का बेंच बना हुआ था, और आइन के आर्टिकल 191 के तहत फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को सामने रखते हुए, 175 को सामने रखते हुए, इस पार्लियामेंट का तो कोई कंसर्न नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को रेगुलेट कैसे करना है, वो उन्होंने करना है। और नैब का जो फैसला आया ये सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे इसमें एक डाइसेंटिंग व्यू है, चाहे एक डाइसेंट व्यू, ये 3 मेंबर बेंच का फैसला है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने डाइसेंट हो, आप इख्तलाफ ना करें, अपना इख्तलाफ चाहे करें, लेकिन ये फैसला आ चुका है, फैसला ये बेंच का है। और ये पसंद और नापसंद का खुदा रहा, हाँ अगर पसंद और नापसंद की बात करनी है तो हाई कोर्टों में हो रहा है। अच्छा, ये बहुत अहम मामला है। मैं मुझे अजहर साहब, अभी आपने जैसे बात की ना, मैं इसी मामले पे मजीद आगे ले जाती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि फैजाबाद धरना तो बहुत अच्छा वो वर्डिक्ट था मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस, प्रेजेंट डे चीफ जस्टिस का, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। तो सर उस वक्त गलती की थी PTI ने, ये मैं बड़ा जरूरी सवाल आपसे उठाऊंगी, बट इरफान साहब पहले आप सर जवाब फरमा दीजिएगा। वो कहते हैं कि बेंच पहले से बना था और ये मर्जी के बेंच और लाइक माइंडेड बेंच, इस तरह का कोई तस्वुर नहीं है। चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है, प्रेरोगेटिव है, वो जो मर्जी बेंच बनाए। ये वो ठीक कह रहे हैं कि ये जो बेंच है नैब के कानून का, ये पहले से बना था और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बाद में आया था। लेकिन इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं, उन्होंने कुछ फैसले किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, अपनी बेंचेस नहीं बनाए जाने चाहिए। और आपने लेकिन बट सर एक और अहम मामला है कि ये अदालत को भी एक तरह से गोया रेगुलेट करने की, या फिर जो इस फैसले के खिलाफ थे, अदालत को भी एक तरह से गोया बुली करने की कोशिश की थी पार्लियामेंट ने। ये भी अजहर सिद्दीक साहब ने कमेंट किया है कि पार्लियामेंट तो नहीं बताएगी ना अदालत को कि कैसे चलना है, गिवन कि ये जो तमाम तर परव्यू है सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम जो लीगल बिल आए थे उसके हवाले से। अजहर सिद्दीक साहब बड़े काबिल एहतराम हैं और उनके जो व्यूज हैं बिल्कुल वो रख सकते हैं ये वाला व्यू। मेरा व्यू इससे डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 191 में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो
रूल सुप्रीम कोर्ट बनाएगी वो ताबे होंगे उस कानून के जो पार्लियामान बनाएगी। वेरी फेयर। और इसमें एक और मामला फैजाबाद धरने का भी है सर, क्योंकि उस टाइम पे यू क्लियरली रिमेंबर के PMLN उस टाइम लूजिंग एंड पे थी फैजाबाद धरने के तमाम तर मामले पे, जब बिल्कुल एक तरह से गोया दीवार से लगा दिया गया था देन गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को। अजहर सिद्दीक साहब, उस वक्त क्या ये गलती की थी PTI ने फिर इस मामले को चैलेंज करके? और आपके इस मामले के ऊपर इरफान साहब ने भी कमेंट किया है रिगार्डिंग ये जो नैब का मामला है और जो पार्लियामेंट्री एक सुपरविजन है ऑन द एपेक्स कोर्ट। अच्छा देखिए, बात सिर्फ इतनी है, मैं 1973 का आइन है और ये ख्याल हमें आ जाया है, ये बहुत जरूरी यहाँ मामला है। 1973 के बाद इतनी हुकूमतें आई, इतनी पार्लियामेंट आई, इतनी अदालतें, 1973 से आज का सफर करते हुए नजर आ रहा था कि ये सारा काम जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के जरिए किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये सारा कुछ काम हुआ, जो टाइमिंग थी वो बहुत से सवालात उठाते हैं, तो इसलिए बदनीति का एलिमेंट भी सामने है। बाकायदा है कि एजेंडे के तहत ये मौजूदा पार्लियामेंट, और देखिए उन्होंने सिर्फ यही नहीं है, सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने, सदर पाकिस्तान आर्टिकल 48 पढ़ लिया है। इसी तरह अब ये अगली बात आ जाए, अब अगली बात देखिए, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो स्टेट के तौर पर जब आप काम कर रहे हो जी, जब आप स्टेट के तौर पर आप काम कर रहे हो तो नुक्ता नजर और है। मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ कि उस वक्त नवाज शरीफ वगैरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या स्टैंड लिया, आज वो काम खड़ी है, आज आगे बताए ना फिर कोर्ट को, आए ना फिर अपना उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चल। हाँ वैसे अच्छी बात है अजहर साहब, आपने लेकर चल रहे थे जो ट्रेविस्टी का आप इशारा कर रहे हैं PMLN की तरफ, वही उल्टी ट्रेविस्टी आपके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि लागू हो रही है, क्योंकि आप लोग अब वन पेज पे नहीं है। और उस वक्त आपने चैलेंज किया था, आप कह रहे हैं आपने बतौर स्टेट चैलेंज किया था, नाउ यू आर नॉट द स्टेट सो यू आर एक्टिंग डिफरेंटली। इरफान साहब, आपके ऊपर भी ये बात लागू होती है सर, ये ट्रेविस्टी ऑफ द मैटर की, कि उस वक्त तो PMLN इस फैसले के हक में थी, आज भी आप लोग हक में हैं जब ये वन पेज आपकी तरफ हो गया है या PMLN की तरफ हो गया है, इफ आई मे रीकरेक्ट और रीफ्रेज माय सेल्फ। देखें, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, अजहर सिद्दीक साहब का है PTI से ताल्लुक। मैं जी, दैट इज व्हाई आई जस्ट रीफ्रेज्ड माय सेंटेंस। हाँ जी, मैंने इसीलिए रीफ्रेज किया है सर कि लीगल एक्सपर्ट उन्होंने रखा था, जब मुझे वजीर का दर्जा दिया था तो एज ए लीगल एक्सपर्ट रखा था। तो वो अब दूसरी बात यह है कि वो बिल्कुल उन्होंने फिर सही कहा अजहर सिद्दीक साहब ने कि 73 के आइन के बाद सुप्रीम कोर्ट के रूल से बिल्कुल पार्लियामान ने कोई कानून साजी नहीं की थी, लेकिन अब जब कानून साजी की थी तो इसलिए की थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस की आवाजें आ रही थी, जजेस ये चाह रहे थे कि उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जजेस की नहीं सुन रहे थे, तो लिहाजा पार्लियामान ने चीफ जस्टिस का साथ देने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का साथ दिया था और सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया था एज अगेंस्ट वन इंडिविजुअल। तो ये डिफरेंस है। बाकी आपका एक और सवाल था, वो भी पूछ ले, मैं उसका भी जवाब दे दूं आपको। जी सर, फैजाबाद के हवाले से मेरा सवाल था, मैं वो पूछ। हाँ, अब गालिबन अजहर साहब भी कुछ कह रहे हैं। अजहर साहब कोई मुखातिब है, इरफान साहब ये प्लीज कपल जवाब दे दीजिएगा। 2 मिनट दे दें, फिर वो आराम से लाइटर साइड। देखिए, यही चीज जस्टिस सारे हाईकोर्टों में एक्साइज इख्तियार करते हैं, बेंच बनाना, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना, ठीक है। हाईकोर्ट का हवाला दिया है, मैं इसलिए चाह रही थी कि एक जरा कपल्ड उनका भी वर्जन आ जाए ताकि यू कैन रिस्पॉन्ड टू बोथ क्यूमुलेटिवली। आवाजें नहीं उठी ना, हाईकोर्ट के जजेस ने नहीं कहा कि चीफ जस्टिस गलत करता है। बेसिकली सवाल ये नहीं है, सवाल इस मामले से मुस्तफीद होया गया कि ये अब आवाजें विद इन द सुप्रीम कोर्ट से उठी गई थी। इरफान साहब, फैजाबाद मामले का जवाब आप फरमा रहे थे, प्लीज गो अहेड। जी, फैजाबाद का ये एक वो उन्होंने एक फैसला दिया था, उस वक्त ये सब चैलेंज हुआ था, PTI ने भी चैलेंज किया, MQM ने भी किया, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने किया, फेडरल गवर्नमेंट ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सब ने ये चैलेंज किया था। करेक्ट। तो वो आज बहुत मुद्दत के बाद वो केस लगा है और अब चूंकि बहुत वक्त गुजर गया, वो लोग जो हैं उस वक्त के वो रिटायर हो चुके हैं, उसमें से एक जो है खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनका इंतकाल हो चुका है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब लग रहा है कि वो लोग जिन्होंने ये रिव्यू फाइल किए थे, अब वो उसको परसू नहीं करना चाहते। मैं सर अर्ज करना चाहती हूँ कि PTI भी शामिल है। जो एक शख्स रिटायर हो चुके हैं, गालिबन ये कि 2 लोगों की खैर वैसे तो बात है, लेकिन उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ तो PMLN की भी बड़ी सख्त रिजर्वेशंस थी कि जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं
और अगर उनके खिलाफ कोई मामला खुलता है, फैजाबाद धरने की चले सूरत में, तो क्या आप लोग खुश नहीं होंगे? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि आज जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कहा है कि हमें जजेस का भी एहतसाब करना है, हमने भी गलत फैसले दिए हैं और उसमें जजेस के खिलाफ कुछ मिसकॉन्डक्ट के मामला भी हैं, तो जजेस का एहतसाब वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना जी, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए भी हो सकता है और जो गलत फैसले हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट नए बेंचेस बना के खत्म कर सकती है। लेकिन जहां तक अफवाज पाकिस्तान का एहतसाब है, वो तो धरना केस में भी उन्होंने लिखा है कि वो अफवाज पाकिस्तान ही करेगी। तो अब ये अफवाज पाकिस्तान पे मुनसर है कि अगर किसी ने कोई वायलेशंस की हैं कानून की, क्या उसमें वो प्रोसीड करेंगे या नहीं करेंगे। बहरकैफ उन्होंने इस चीज का अंदिया जरूर दिया है कि जजेस का एहतसाब जो है उनके हम अपना एहतसाब बिल्कुल करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक दिलचस्प मुस्कुराहट भी है जब आपने सर ये बात आपने फरमाई, तो अजहर सिद्दीक साहब के चेहरे पे एक दिलचस्प मुस्कुराहट है सर, इसकी भी जवाब वजह फरमाइएगा, गोश्त गुजार कीजिएगा और हमें साथ ये भी बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आपने सुन लिया इरफान साहब को, देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नॉट ऑन हिज रिटर्न। अच्छा, मैं मुस्कुराया इसलिए हूँ कि ना अपना इरफान का साहब ये ना जब प्रोसिक्यूटर थे इन्होंने खत लिखा था कि जजेस की भी नैब का इतलाक होगा, तो अभी कई चीजें ऐसी आ रही हैं, इनकम टैक्स रिटर्नों में कुछ चीजें नहीं दी जहां असासे अपने सोर्सेज से ज्यादा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा अपनी जगह बात है, यहाँ पर नैब भी हरकत में आएगी और नैब को हरकत में आना चाहिए। अब अगली बात जो है ना, नवाज शरीफ साहब का जो मसला है ना, वो तीन बड़े टेक्निकल मामले हैं। पहली तो बात है कि वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं 62(1)(f) के तहत, उसकी कंट्रोवर्सी या कॉन्टोर में जाने की जरूरत नहीं है, रिव्यू भी खारिज हो चुका हुआ है और उनकी नाअहली ताहयात है और ताहयात नाअहली 62(1)(f) के तहत है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कह दिया गया कि नाअहली जो है वो 5 साल तक ही होगी, तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस 62(1)(f। फिर दो केसों में अल अजीजिया और एवन फील्ड में एक में 10 साल की सजा हुई है, एक में 5 साल की सजा हुई है। जब वो सजा हुई है तो 10 साल के लिए वो तो गोया आपके व्यू में तो नामुमकिन है ना, आप कह रहे हैं कि वापस आके ही विल हैव टू सरेंडर और इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं है, ठीक है, वो इश्तिहारी है दोनों केसों में भागे थे सीधा अदालत। इरफान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, मेरे पास वक्त इतना ही है, फिर मैंने कंक्लूड करना है। जी मैं बस अब आपसे माजरत चाहता हूं क्योंकि मेरा एक और प्रोग्राम शुरू होने लगा है। जी वेरी फेयर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इस मामले पे हमने लीगली स्पीकिंग थोड़ा सा कवर किया, मल्टीपल फैसेट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाजरीन, थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन ऑल्सो। अल्लाह हाफिज।